दोस्तों हाल ही में मैंने ली क्रॉनिन्स द मम्मी नामक फिल्म देखा है और इस फिल्म को ली क्रॉनिन डायरेक्ट करे हैं। अब क्योंकि ये फिल्म काफी नई है तो इसकी रेटिंग्स काफी फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन मैं आपको इतना दावा कर सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट एंड स्केरियस्ट हॉरर मूवी रहेगी ऑफ 2026। इसलिए आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की कहानी इजिप्ट के एसवन नामक शहर में होती है, जहां हम एक फैमिली को कार में एंजॉय करते देख पाते हैं। इस फैमिली में माँ पिता के अलावा 2 बेटे और एक बेटी थी। और दोस्तों यहाँ पिता और बच्चे काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन माँ एकदम सीरियस थी कि पूरा परिवार जब अपने घर लौटता है तो इनके घर का पेट बर्ड खत्म पड़ा था। ऐसे में ये लेडी और उसका हस्बैंड अपने ही घर के सेलार में जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि सेलर में एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर था जो कि एकदम ब्लैक कलर का था। आइदर इनका घर ही इस मोस्टली दबे हुए पिरामिड के ऊपर बना था या फिर ये पिरामिड का एक मिनिएचर वर्जन था। जो भी हो, ये लोग इसके अंदर जाते हैं जहां एक ब्लैक बेसल्ट का सैक्रोफेगस होता है। अब जिन्हें बेसल्ट सैक्रोफेगस नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि बेसल्ट सैक्रोफेगस बेसिकली एक स्टोन कॉफिन होता है जो ब्लैक बेसल्ट रॉक से बना होता है। बेसल्ट एक बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग वोल्केनिक स्टोन है जो लावा ठंडा होने के बाद बनता है, इसीलिए ये काफी ड्यूरेबल और हेवी होता है। एंशिएंट टाइम्स में लोग इंपॉर्टेंट या पावरफुल लोगों को प्रिजर्व करने के लिए ऐसे सैक्रोफेगस यूज करते थे ताकि बॉडी सेफ रहे और टाइम के साथ डैमेज ना हो। सो यस, ये लोग इस सैक्रोफेगस को चेन्स और पुलिस की मदद से ओपन करते हैं और इस सैक्रोफेगस के अंदर भी एक ममीफाइड बॉडी थी। यहाँ औरत अपने हस्बैंड से पूछती है कि मम्मी जिंदा है क्या, लेकिन हस्बैंड ना बोलता है, जिससे दोनों राहत की सांस लेते हैं। लेकिन तभी एकदम से मम्मी में मूवमेंट होती है। देन यहाँ कुछ असाधारण गतिविधियां होती है। इसके परिणाम अनुसार यहाँ रखे चेन्स जिनसे इस सैक्रोफेगस को खोला गया था, वही चेन हस्बैंड के फेस में लग के उसे हवा में टांग देता है और इससे हस्बैंड समाप्त हो जाता है। यहीं पे पहला सीन कट होता है। अब दोस्तों यहाँ से सीन इजिप्ट के कायरो पे शिफ्ट होती है, जहां हम एक हंसता खेलता परिवार देखते हैं। परिवार में पति का नाम चार्ली कैनन था जो कि एक टीवी इन्वेस्टिगेटर था। देन वाइफ का नाम लरीसा था जो कि फिलहाल प्रेग्नेंट थी। वैसे लरीसा के ऑलरेडी 2 बच्चे थे जिनके नाम थे केटी एंड सेबेस्टियन। हम ये देख पाते हैं कि केटी और चार्ली कई बार मॉर्स कोड में भी कम्युनिकेट करते थे। अब एक दिन लरीसा काम से बाहर होती है और चार्ली ही बच्चों का ध्यान रख रहा था। केटी खेलने के लिए घर के ही गार्डन में जाती है, लेकिन दोस्तों गार्डन की फेंस के पास एक अनजान औरत केटी से बात करने लगती है। हम समझ पाते हैं कि ये वही औरत है जिसे हमने मूवी के पहले सीन में अपनी फैमिली के साथ देखा था और ये औरत खुद को मजिशियन बोल रही थी। मजिशियन और केटी आपस में बात करने लगती हैं, जहां मजिशियन केटी को छोटे मोटे मैजिक दिखा रही थी। देन उसे एक चॉकलेट खाने देती है और दोस्तों इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि केटी इस मजिशियन की बेटी लाइला को जानती है। इनफैक्ट मजिशियन भी शायद केटी से कुछ दिनों से कांटेक्ट में है। जैसा मैंने बताया, लाइला केटी की अच्छी फ्रेंड भी है और ये जो मजिशियन है वो लाइला की ही माँ है। एक पॉइंट पे मजिशियन कहती है कि आज वो केटी के लिए एक खास फ्रूट लाई है जो कि चॉकलेट से भी ज्यादा स्वीट होगा, और ऐसा कह के वो केटी को एक एप्पल देती है। जैसे ही केटी एप्पल लेती है, इसमें से एक इंसेक्ट निकल के केटी के मुंह के अंदर प्रवेश करता है, जिससे केटी चोक करने लगती है। वहीं घर के अंदर चार्ली को एक कबर्ड में ढेर सारे सेम चॉकलेट के रैपर्स मिलते हैं। इसे देख चार्ली को शक होता है कि कहीं केटी को कोई अनजान इंसान चॉकलेट तो नहीं देता है। ऐसे में चार्ली फौरन घर के बाहर गार्डन चेक करने जाता है और वो पाता है कि गार्डन की फेंस थोड़ी टूटी हुई थी और केटी गार्डन से गायब थी। चार्ली तुरंत केटी को ढूंढते हुए घर के बाहर जाता है और वो एक औरत को देखता है जो कि एक बच्ची को लेकर भाग रही थी। चार्ली इस औरत का पीछा करता है, लेकिन तभी शहर में डेजर्ट स्टॉर्म आता है, जिसके कारण चार्ली इस औरत को पकड़ नहीं पाता। इसके बाद सीन पुलिस स्टेशन का आता है, जहां चार्ली और लरीसा अपनी बेटी के लापता होने की कंप्लेंट लिखवाने आए होते हैं। और यहाँ जो सीनियर डिटेक्टिव थे वो चार्ली और लरीसा पे ही शक कर रहे थे कि यही दोनों अपनी बेटी को गायब किए होंगे। इससे चार्ली बहुत भड़कता है और हम व्यूअर्स यहाँ डालिया जाकी नामक डिटेक्टिव को भी देखते हैं जो कि अपने सीनियर डिटेक्टिव की बातों से सहमत नहीं थी। इन शॉर्ट, चार्ली और लरीसा को पुलिस से कुछ खास मदद तो नहीं मिलती, जिसके कारण ये लोग केटी को ढूंढ नहीं पाते। अब यहाँ से कहानी 8 साल बाद की आती है, जहाँ चार्ली और लरीसा अब भी साथ है और दोनों केटी को अब तक भूल नहीं पाए हैं। इनफैक्ट केटी अब तक मिली भी नहीं है। इनका बेटा सेबास्टियन काफी बड़ा हो चुका है। वहीं लरीसा को एक और बेटी हुई है जिसका नाम वो मॉड रखी है। अब ये परिवार न्यू मेक्सिको के एल्ब्यूकर्की
अल्बुकर्की में रहते हैं। इनफैक्ट फैमिली के साथ लरीसा की माँ कार्मेन भी रहती है जो कि एक कैथोलिक है। नाउ हमें एक रैंडम सीन दिखाया जाता है जहां एसवन डेजर्ट के आसपास एक बंदा अपने साइकिल की उतरी चेन चढ़ा रहा था और बैकग्राउंड में एक छोटी प्लेन क्रैश करती है। ये बंदा क्रैश साइट पे जाता है जहां वो दोनों पायलट्स को खत्म पाता है और साथ ही यहाँ वो बेसल्ट सैक्रोफेगस पड़ा था। तुरंत ही क्रैश की रिपोर्ट अथॉरिटीज को दी जाती है और ऐसे में 2 आर्कियोलॉजिस्ट्स इस सैक्रोफेगस को अपनी लैब में ले जाके ओपन करते हैं। सैक्रोफेगस के अंदर एक बच्चे की मम्मी थी और जैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट्स इस मम्मी के कुछ लेयर्स निकालते हैं, ये मम्मी एकदम से जिंदा हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा प्रतीत होता है मानो एक जिंदा बच्ची को मम्मी की तरह लपेट के इस सैक्रोफेगस में बंद किया गया था और इस बच्ची की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। नाउ जिन लेयर्स या पार्चमेंट्स को आर्कियोलॉजिस्ट्स निकाले थे उनमें कुछ अजीब इंस्क्रिप्शंस थे जिसे फिलहाल तो हम नहीं समझ पाते। यहाँ सबसे शॉकिंग पार्ट ये थी दोस्तों कि ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि केटी थी जो कि 8 साल पहले गायब हुई थी। ऐसे में चार्ली को तुरंत अपने अमेरिकन एम्बेसी से फोन आता है कि उनकी बेटी 8 साल बाद मिल गई है, ऑल्दो उसकी हालत बहुत नाजुक है। चार्ली और लरीसा बहुत खुश होते हैं और वो तुरंत केटी को देखने जाते हैं। केटी से मिलने से पहले डॉक्टर वार्न करते हैं कि केटी अब पहले की तरह नॉर्मल नहीं दिखती है। वो सिवियरली माल नरिश्ड है और वो अपने ट्रॉमा के कारण ऐसे स्टेट में है जहां वो बात तक नहीं करती। इनफैक्ट केटी इतनी अनस्टेबल है कि कैटाटोनिक स्टेट में होने के बावजूद वो खुद को चोट पहुंचाती है, इसीलिए उसे मोस्ट ऑफ द टाइम सेडेटिव पे ही रखा जाता है। तो चार्ली और लरीसा को अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए ही अपनी बेटी से मिलना होगा। फाइनली ये दोनों अपनी बेटी केटी से मिल पाते हैं और दोस्तों वाकई केटी बहुत अलग दिख रही थी, एक जिंदा मम्मी की तरह। इस पॉइंट पे चार्ली और लरीसा डिसाइड करते हैं कि ये दोनों केटी को घर वापस लेके जाएंगे और घर पे ही उसकी देखभाल करके उसे पहले की तरह हेल्दी और नॉर्मल बना देंगे। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि केटी के वापस मिलने के बाद उसकी केस पे डिटेक्टिव डालिया काम कर रही हैं और इस बार वो चार्ली को प्रॉमिस करती हैं कि वो पक्का पता करेंगी कि आखिर केटी के साथ इन 8 साल में क्या हुआ है। एनीवेज अगले सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि चार्ली और लरीसा मिलकर केटी को घर ले आए हैं और दोनों केटी को उसका एक कमरा देते हैं। सेबेस्टियन अपनी बहन को देख एकदम शॉक में था, वहीं मॉड भी अपनी बहन से मिलकर एक्साइटेड थी क्योंकि वो तो केटी को कभी देखी ही नहीं थी। केटी को बिस्तर पर लिटाया जाता है जहां कार्मेन उसके लिए प्रेयर्स पढ़ने लगती हैं। हम केटी की आईबॉल्स कार्मेन की तरफ शिफ्ट होते देखते हैं और एकदम से केटी अपने सर से अपनी ग्रैनी कार्मेन को टक्कर मारती है जिससे कार्मेन लहूलुहान हो जाती हैं। फिर केटी अजीब तरह से चिल्लाती है और उसका शरीर बेड में बहुत डरावने वे में डिस्टॉर्ट होता है। अब उस रात केटी अपनी बिस्तर से उठकर घर के वॉल्स के अंदर किसी पोजेस्ड इंसान की तरह भाग दौड़ करने लगती है। इस घर के वॉल्स हॉलो थे जिनके अंदर आप ट्रैप डोर से एंटर करके मूवमेंट कर सकते हैं। लरीसा और चार्ली केटी का पीछा करते हैं और वो पाते हैं कि केटी एक बिच्छू को जिंदा चबा के खा जाती है। ये लोग केटी को जबरदस्ती उल्टी करवाते हैं, देन उसे उसके कमरे में लॉक कर देते हैं। इस घटना के बाद चार्ली को डालिया से उन इंस्क्रिप्शंस वाले पार्चमेंट्स की फोटो मिलती है जिनमें केटी लिपटी हुई थी इनसाइड सैक्रोफेगस और चार्ली इन्हें स्टडी करना शुरू करता है। चार्ली को जानना था कि 8 साल में केटी के साथ क्या हुआ है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। अब अगले दिन लरीसा और कार्मेन मिलकर केटी को साफ कर रहे थे, उसे ग्रूम कर रहे थे और तभी लरीसा नोटिस करती है कि केटी के पैर के नाखून बहुत बड़े थे। वो नेल कटर से उसके नाखून काटने लगती है, लेकिन जब वो अंगूठा का नाखून काटती है तो लिटरली केटी के पैर का स्किन ही निकल जाता है। ये स्किन ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर वही इंस्क्रिप्शन वाले पार्चमेंट्स हों और केटी यहाँ वायलेंटली रिएक्ट करती है जिसके कारण उसे सेडेट करना पड़ता है। इस घटना से लरीसा बिल्कुल टूट जाती है क्योंकि वो अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकती थी। दूसरी तरफ चार्ली को घर के रग के अंदर अजीब चिपचिपा पदार्थ मिलता है, विच वाज वियर्ड। चार्ली जब केटी पे चेक करने जाता है तो वो अपनी बीवी को बहुत उदास पाता है। लरीसा चार्ली से झगड़ा करने लगती है, सेइंग कि अब जब केटी वापस आ गई है तो उसका ख्याल रखने के बजाय चार्ली बस इस पे ध्यान लगा रहा है कि केटी के साथ 8 साल में क्या हुआ है। लरीसा के हिसाब से चार्ली अब भी पास्ट में जी रहा है जबकि उसे प्रेजेंट में केटी पे ध्यान देना चाहिए। हम कहीं न कहीं समझ पाते हैं कि केटी के गायब होने का ब्लेम हमेशा चार्ली पे डाला जाता है, लेकिन चार्ली यहाँ कहता है कि केटी को कई दिन से चॉकलेट्स दिए जा रहे थे ना, राइट, तो इसका ध्यान तो कहीं न कहीं लरीसा भी रख सकती थी। बेसिकली दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, बट हाँ, दोनों एक दूसरे को कंसोल भी करते हैं। इसके बाद लरीसा रोते हुए केटी से कहने लगती है कि वो कुछ तो बोले, लेकिन दोस्तों केटी यहाँ अपनी माँ लरीसा पे ही थूक देती है। खैर तो उसके बाद जब चार्ली केटी का गिरा हुआ व्हीलचेयर को उठाने जाता है तो व्हीलचेयर के व्हील्स में वही पार्चमेंट लटका था जो कि अभी अभी केटी के पैर से अलग हुआ था। चार्ली इस पार्चमेंट को उठाकर अपने कमरे में ले जाता है, देन इससे कई लेयर्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस निकालता है। क्लियरली इन पे एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ तो लिखा था और इसे ही डिकोड करने के लिए चार्ली अल्बुकर्की के कम्युनिटी कॉलेज जाता है जहां वो आर्कियोलॉजी प्रोफेसर बिक्सलर से मिलता है। प्रोफेसर बिक्सलर
काउंसलर कहते हैं कि वो अपने फ्री टाइम में इन इंस्क्रिप्शंस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अब उस साथ जब चार्ली अपनी बेटी केटी से बात करने की कोशिश करता है तो केटी बहुत ही अजीब तरह से अपने दांत बजाने लगती है। इनिशियली चार्ली को लगता है कि ये केटी का एबनॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि केटी के दांत बजाने के पैटर्न्स एक्चुअली में मॉर्स कोड है। चार्ली तुरंत इन पैटर्न्स को नोट डाउन करता है और वो पाता है कि केटी यहाँ किसी लाइला का नाम ले रही है। चार्ली तुरंत डिटेक्टिव डालिया को यह नाम बताता है और डालिया सजेस्ट करती हैं कि चार्ली ये पता करे कि 8 साल पहले किटी किसी लाइला को जानती थी क्या। I mean, कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड हो, एनीवन। ये सुनकर चार्ली तुरंत केटी के सामान का पुराना बॉक्स खोलता है जिसमें ढेर सारे कार्ड्स वगैरह थे। I mean, यहाँ हर तरह के कार्ड्स थे। मोस्टली वो कॉन्डोलेंसेस वाले कार्ड्स होते हैं ना, जब किटी गायब हुई थी, तो वैसे ही इन्हीं कार्ड्स में से चार्ली को फाइनली एक कार्ड मिलता है जो कि किसी लाइला खलील द्वारा दिया गया था। कार्ड के ऊपर उसी चॉकलेट का रैपर लगा था जो कि चार्ली को 8 साल पहले घर के ड्रॉ में मिला था। I mean, जिस चॉकलेट से केटी को लालच दिया गया था। कार्ड के ऊपर लिखा था यू आर स्वीटर देन दिस चॉकलेट। फिर अंदर लाइला लिखी थी कि केटी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। शी इज अपसेट कि केटी के साथ ऐसा हुआ। इसी के पैरेलल में मॉड को केटी के कमरे से आवाज आती है और मॉड आवाज को सुनने जाती है। तभी एकदम से केटी क्रीपी आवाज में मॉड से बात करने लगती है, जबकि हम जानते हैं कि केटी बात तो करती नहीं। केटी कह रही थी कि वो मॉड से बात करना चाहती है, मुझसे जान पहचान करना चाहती है। मॉड केटी के कमरे के डोर के पास आती है और दूसरी तरफ से केटी एकदम से कहती है कि वो मॉड को टेस्ट करना चाहती है। ये सुन के मॉड भागती है, लेकिन केटी डिमोनिक चैंटिंग्स शुरू करती है जिससे लिटरली मॉड हवा में लेविटेट करती है। थोड़ी देर बाद मॉड वहीं गिर जाती है और हम भी समझ पाते हैं कि अब मॉड के ऊपर केटी के अंदर वाला डिमोनिक एंटिटी का प्रभाव तो आ चुका है। दूसरी तरफ चार्ली को जो लाइला का लेटर मिला था वो इसकी फोटो डालिया को भेजता है और डालिया स्टैंप से पता लगा लेती है कि ये लेटर इजिप्ट आसवान से आया था। अब आसवान के 40 किलोमीटर वाले बड़े इलाके में सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस था और ऐसे में डालिया का एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना मुश्किल था कि लेटर कहां से आया था। स्टिल डालिया उस एरिया के इमेजेस वगैरह चेक करती है और वो आसवान डेजर्ट के बीच एक नेक्टरिन्स फ्रूट का बगान पाती है, which was weird। इनफैक्ट दोस्तों, जो प्लेन क्रैश हुआ था ना, जिससे सैक्रोफैगस निकला था, उस क्रैश साइट पे भी नेक्टरिन्स का फ्रूट दिखा था। इससे डालिया अंदाजा लगाती है कि जरूर उसी नेक्टरिन्स फ्रूट उपजाने वाले एरिया में ही कल्प्रिट रहती है जो कि केटी को किडनैप की होगी। बस फिर क्या था, डालिया अकेले ही वो पूरा एरिया सर्च करने निकल पड़ती है। वहीं अगर चार्ली की बात की जाए तो वो प्रोफेसर से मिलने जाता है जो कि इंस्क्रिप्शंस को कुछ हद तक डिकोड कर लिए थे। प्रोफेसर बताते हैं कि ये लैंग्वेज बहुत पुरानी है, 3000 BC से पहले की है और इंस्क्रिप्शंस किसी बड़े सेरेमोनियल बाइंडिंग का एक छोटा हिस्सा है। जो 7 इंस्क्रिप्शंस चार्ली प्रोफेसर को दिया था, इनमें एक वर्ड बार बार रिपीट हुआ है, which was नासमेरेनियन। चार्ली पूछता है कि ये नासमेरेनियन क्या है और इसके जवाब में प्रोफेसर एक रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं जो कि एंशिएंट इजिप्ट के डिमोनोलॉजी पे था। लेक्चर रिकॉर्डिंग में नैरेटर बता रहा था कि नासमेरेनियन एक ऐसा डीमन था जो कि इंसानों के बीच शैडो की तरह रहता था। ये बाप बेटे को लड़वा दे सकता था, देन माँ को अपने ही बच्चों को दफन करने पे मजबूर कर सकता था। इसलिए नासमेरेनियन को डिस्ट्रॉयर ऑफ द फैमिली भी बोला जाता है। एक सोल के सिकनेस की तरह नासमेरेनियन एक इंसान से दूसरे के शरीर में प्रवेश करता था और ये कैंसर की तरफ फैलता था, पूरी कम्युनिटी का सफाया कर देता था। लेकिन फिर 2000 BC के अराउंड नासमेरेनियन के कांड ऑलमोस्ट खत्म हो गए और फिर उससे रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट्स या स्टोरी सामने नहीं आई। बस ऐसा रूमर फैल गया कि नासमेरेनियन को एक एंशिएंट रिचुअल के थ्रू ट्रैप कर दिया गया है जिसके कारण अब वो बाउंड है। ये सुनकर चार्ली वो शॉक्ड क्योंकि उसे लगने लगा था कि कहीं केटी के अंदर यही नासमेरेनियन तो नहीं। दूसरी तरफ डालिया एसवन के उस एरिया में जाती है जहां उसे केटी के किडनैपर्स के होने का शक था। डालिया को इस एरिया में एक घर दिखता है जिसके अंदर फिलहाल कोई नहीं था और ऐसे में डालिया घर की छानबीन करने लगती है। वो घर के सिलार में जाती है और दोस्तों ये वही घर है जिसे हमने पहले सीन में देखा था, I mean, जहां वो ब्लैक पिरामिड था। डालिया इस जगह की पूर्ण छानबीन करती है और वो क्लियरली समझ पाती है कि इस जगह पे किसी तरह का रिचुअल हुआ है जिसका हिस्सा शायद केटी भी रही होगी। छानबीन करके जब डालिया वापस घर में ऊपर आती है तो अब तक वही मजिशियन लेडी यहाँ आ गई थी। मजिशियन डालिया पे हमला करती है लेकिन एन वक्त पे डालिया मजिशियन को शूट कर देती है। इसके बाद डालिया बाहर एक दूसरी लड़की को नोटिस करती है जो कि डालिया को देख के भागती है। डालिया इसका पीछा करती है और वो इस लड़की को एक जगह हाथ से ही खुदाई करता पाती है। इस लड़की के हाथ में एक बॉक्स था जिसके अंदर एक VCR वाला कैसेट था और कैसेट पे केटी का नाम लिखा था। डालिया इसे जब्त करती है, साथ ही वो इस लड़की को भी हिरासत में लेती है। डालिया इस लड़की से सवाल जवाब करती है जहां ये लड़की बताती है कि उसका नाम लाइला है। जी हाँ दोस्तों, वही लाइला जो कि केटी की दोस्त हुआ करती थी और हम समझ पाते हैं कि वो मजिशियन लाइला की माँ है। लाइला का जीभ कटा हुआ था जिस कारण वो क्लियरली नहीं बोल पाती थी। स्टिल वो बताती है कि वो अपनी माँ के बारे में एक बार खुलासा करने की कोशिश की और तब उसकी माँ उसकी जीभ का ये हाल की।
ये लोग सैक्रोफेगस को एस1 से शिफ्ट कर रहे थे क्योंकि वो एरिया फ्लड होने वाला था, लेकिन इनके भाई जिस प्लेन में सैक्रोफेगस लेके जा रहे थे वो प्लेन ही क्रैश हो गया। यानी कि दोस्तों जो प्लेन क्रैश में 2 पायलट्स खत्म हुए थे वो लाइला के भाई थे, और इन्हीं को हम पहले सीन में देखे थे। याद है, एक फैमिली थी, मैजिशियन, उसका हस्बैंड, 3 बच्चे, उसमें 2 भाई 1 बहन थे। वो लाइला और उसके भाई ही थे। ये सब सुन के डालिया लाइला को सब कुछ लिखने कहती है कि एग्जैक्टली उसकी माँ क्या करती थी। देन वो केटी वाले कैसेट को देखती भी है। सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद डालिया चार्ली को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि वो चार्ली को सच बता सके कि आखिर केटी के साथ इन 8 साल में क्या हुआ। चार्ली डालिया के फोन्स नहीं उठा रहा था और ऐसे में डालिया डिसाइड करती है कि वो चार्ली के घर पे ही जाएगी। और दोस्तों इस वीडियो में आगे मैं आपको इस रिचुअल के बारे में पूरा डिटेल में बताने ही वाला हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ से सीन मॉड पे फोकस करता है जहाँ वो बिल्कुल बदल गई थी। वो अपनी ही टीचर को गंदी बात बोलती है जिसके कारण चार्ली को स्कूल बुलाया जाता है। चार्ली मॉड को लेकर घर आने लगती है और यहाँ कार में भी मॉड अपने भाई को गंदे इशारे कर रही थी, which was weird। इसी के पैरेलल में कार्मेन केटी के कमरे में जाके उसके लिए प्रे करने लगती है, लेकिन एकदम से केटी डिमोनिक वे में बात करते हुए कार्मेन पे हमला कर देती है। कार्मेन ज्यादा कुछ कर नहीं पाती क्योंकि केटी असाधारण तरीके से रूम बंद कर देती है। देन लेविटेट करते हुए कार्मेन पे हमला कर रही थी। एक पॉइंट पे केटी डिमोनिक तरीके से हंसते हुए कार्मेन का क्रॉस सुपर नेचुरल वे में उसके गले में ही लपेट देती है। देन उससे ही कार्मेन को हवा में उठा देती है जिससे कार्मेन चोक करती है। फिर वो कार्मेन को सुपर नेचुरली ऐसे धक्का देती है कि कार्मेन खिड़की तोड़ के नीचे गिरती है। एन वक्त पे चार्ली अपनी बेटी मॉड और बेटे सेबेस्टियन के साथ कार में घर आया था और कार्मेन का शरीर इनकी गाड़ी पे ही गिरता है। इतना काफी नहीं था तो इस जगह पे कायोटीज हमेशा आते थे और इस पॉइंट पे 4 कायोटीज एकदम से कार्मेन के शरीर को खाने लगते हैं। इस भयावह दृश्य से सभी शॉक में थे, लेकिन दोस्तों मॉड ये सब देख के खिलखिलाते हुए हंस रही थी। इन शॉर्ट कार्मेन अब इस दुनिया में नहीं रही, जिससे सबसे बड़ा शॉक लरिसा को लगता है। अगले सीन में हम कार्मेन की एक वेक सेरेमनी देखते हैं और यहाँ अजीब चीजें होती हैं। सबसे पहले मॉड अपने सारे दांत उखाड़ लेती है। देन कार्मेन के खत्म शरीर से उनके डेंचर्स निकाल के पहन लेती है, which was very weird। वहीं केटी अपने भाई सेबेस्टियन को भी उल्टी सीधी बात बोल के उस पर असर डालने लगती है, लाइक तुम ही मुझे गार्डन में खेलने भेजे थे जिससे मैं गायब हुई और मेरा ये हाल हो गया। इससे सेबेस्टियन इफेक्ट होने लगा था। वहीं केटी अपने बंद कमरे के फ्लोर को तोड़ के नीचे फ्लोर की सीलिंग पे क्रॉल करने लग गई थी। जी हाँ दोस्तों, देन वो सभी गेस्ट्स के सामने ही कार्मेन की कॉफिन में कूद के उन्हें काइंड ऑफ खाने लगती है। उनका खून तक चाट रही थी। सारे गेस्ट्स इस दृश्य से शॉक में थे और वो सभी यहाँ से भागते हैं। लरिसा और चार्ली भी इन घटनाओं से शॉक में थे और लरिसा तो इतना परेशान थी कि वो अब केटी को घर में रखना ही नहीं चाहती थी। खैर इसके बाद ये लोग केटी को उसके व्हील चेयर से बांध देते हैं और उसके कमरे पे मल्टीपल लॉक्स लगाते हैं। इनफैक्ट हमेशा एक इंसान कमरे के बाहर निगरानी देता है ताकि केटी किसी भी तरह कमरे से बाहर ना आए। केटी यहाँ अजीब आवाजें निकाल रही थी और वो अपने व्हील चेयर को हवा में थोड़ा उठा के जमीन पे स्लैम कर रही थी। इस पॉइंट पे डालिया इनके घर आती और वो अपने साथ केटी वाली कैसेट लेके आई थी। डालिया ये कैसेट चार्ली और लरिसा को दिखाना चाहती थी क्योंकि इस कैसेट में मैजिशियन प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करी थी कि केटी के साथ एग्जैक्टली क्या और क्यों किया गया था। सो यस, हम ये कैसेट देखना शुरू करते हैं जिसमें मैजिशियन बता रही होती है कि उसके फैमिली की एक एंशिएंट सीक्रेट है जहां वो लोग नस्मरानियन डीमन को बाइंड करके रखते हैं। इस डीमन को कंट्रोल करने के लिए रिचुअल ममीफिकेशन यूज होती है जिसमें स्क्रिप्चर्स वाली बैंडेजेस लिविंग स्किन पे लपेटी जाती है और जैसे जैसे ये स्क्रिप्चर्स हटाए जाते हैं डीमन उतना ही ज्यादा पावरफुल होता चला जाता है। यानी कि ये जो स्क्रिप्चर्स वाले बैंडेज है वही कहीं ना कहीं डीमन को बाइंड करती हैं। अब क्योंकि डीमन खत्म नहीं हो सकता तो उसे बाइंड करके ह्यूमन होस्ट्स में रखा जाता है और जब एक ह्यूमन होस्ट खत्म होने लगता है तो नस्मरेनियन को दूसरे होस्ट में ट्रांसफर किया जाता है। मैजिशियन एक एंशिएंट कल्ट का हिस्सा थी और उनका काम था नस्मरेनियन को कंट्रोल में रखना। कैसे? उनको लिविंग होस्ट्स देके जब उस एंटिटी को स्पेशल स्क्रिप्चर्स वाली रैपिंग्स में लपेट दिया जाता है तो डीमन उस मॉर्टल बॉडी के अंदर ही रहता है जब तक वो नेचुरली खत्म ना हो जाए, मतलब जो बॉडी है वो एज करके खत्म ना हो जाए। इसीलिए एक बच्चा ही आइडियल होस्ट होता है क्योंकि एक बच्चा ज्यादा टाइम तक जिंदा रहता है, राइट। बूढ़े को रखा गया तो बूढ़ा तो तुरंत ही खत्म हो जाएगा, रिचुअल दोबारा करना पड़ेगा। तो हाँ, एम है रिचुअल को मैक्सिमम डिले किया जाए दोबारा करने से। अब जो केटी वाली वीडियो कैसेट थी उसके अंदर हम व्यूअर्स क्लियरली ये रिचुअल देखते हैं जहां कल्ट के लोग मास्क वगैरह पहने थे, कुछ चांटिंग्स कर रहे थे और केटी को पुराने होस्ट के शरीर के ऊपर लटकाया जाता है। चांटिंग के कारण पुराना होस्ट काइंड ऑफ उल्टी करता है और उसके मुंह से निकला
ब्लैक लिक्विड केटी के अंदर जाता है। इस प्रक्रिया से नस्मरानियन केटी के अंदर ट्रांसफर हो गया था। अब आइडियली ये लोग केटी को हमेशा उस सैक्रोफेगस में जिंदा रखते तब तक जब तक केटी ओल्ड एज से खत्म नहीं होती, मतलब खत्म होने से पहले अगेन ट्रांसफर होता। नस्मरानियन के लिए नया होस्ट चुना जाता, राइट। लेकिन दोस्तों क्योंकि एसवन विलेज फ्लड होने वाला था, जिस वजह से मजिशियन के बेटे प्लेन से सैक्रोफेगस को मूव कर रहे थे, फिर प्लेन क्रैश हुआ और आगे क्या हुआ वो तो आपको पता ही है। हम ये भी कह सकते हैं कि नस्मरानियन के होस्ट का ऐसे खुले में होना बहुत ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वो फिर से परिवार के साथ साथ पूरी कम्युनिटी बर्बाद करने लग जाएगा। इनफैक्ट इसका असर हम चार्ली की फैमिली पे ऑलरेडी देख ही रहे हैं। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि क्यों 2000 BC के बाद नस्मरानियन की स्टोरीज एकदम से गायब हो गई, क्योंकि शायद तब से ही उसे इस रिचुअल के थ्रू बाइंड करके रखा जा रहा होगा एंड उसे नए लिविंग होस्ट में ट्रांसफर किया जाता होगा ओवर द जनरेशन। सो यस, इस वीडियो को देख के लरिसा और चार्ली बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इनफैक्ट चार्ली तो एकदम शॉक्ड स्टेट में ही चला गया था। इस सब के पैरेलल में केटी अपने भाई सेबास्टियन को अपने कब्जे में कर ली थी, जहां सेबास्टियन अपना ही सर पटक रहा था। देन सेबास्टियन केटी के कहने पर उसके कमरे का छोटा वाला एंट्री तोड़ के जाता है और वो केटी के स्किन से बचे हुए सारे स्क्रिप्चर्स हटाने लगता है। इससे केटी के अंदर नस्मरानियन बहुत ताकतवर होगा और वो पूरी तरह अनलीश हो जाएगी। सो यस, फाइनली केटी और उसके अंदर का डीमन नस्मरानियन पूरी तरह आजाद थे और केटी यहाँ चिल्लाते हुए लेविटेट करती है। इनफैक्ट केटी के आसपास स्टॉर्म जैसा बन गया था एंड इतना काफी नहीं था तो सेबास्टियन और मॉड भी डीमन के इन्फ्लुएंस में थे और खत्म हुई ग्रैनी कार्मेन भी पोजेस्ड हालत में घर के अंदर रीएनिमेट होके आ गई थी। इस पॉइंट पे हाथापाई शुरू होती है, जहां सेबास्टियन अपनी माँ को ही मारने दौड़ता है और लरिसा उससे बचते हुए वॉल्स के अंदर भाग रही थी। वहीं ग्रैनी कार्मेन डालिया पे हमला कर रही थी और केटी खुद चार्ली से लड़ रही थी। केटी लिटरली चार्ली को काट के उसे खाने लग रही थी और कार्मेन अपने मुंह से एक बिच्छू निकाल के डालिया के मुंह में डाल दी। ये बिच्छू डालिया के गले में छेद करके बाहर निकलने लगा था, लेकिन डालिया समहाउ अपने मुंह में हाथ डाल के बिच्छू को बाहर निकालती है। देन वो कार्मेन पे हमला करके समहाउ भागती है। लरिसा भी छुप के अपने बेटे पे हमला करती है ताकि वो उससे बच सके। वहीं केटी के अंदर का नस्मरानियन डीमन चार्ली से कह रहा होता है कि अब तुम्हारी बेटी को कोई नहीं बचा सकता, आई एम हर डैडी नाउ। लेकिन तभी चार्ली केटी को जोर से पकड़ लेता है एंड देन वो डालिया से कहता है कि वीडियो के अंदर जो रिचुअल के दौरान चैंटिंग्स हो रही थी ना, डालिया वो चैंट्स करना शुरू करे। डालिया गले में छेद होने के कारण बोल नहीं पा रही थी, लेकिन वो समहाउ होल को उंगली से दबा के चैंटिंग्स शुरू करती है। इन चैंटिंग से होस्ट ट्रांसफर वाला रिचुअल शुरू हो जाता है और फाइनली नस्मरानियन केटी के मुंह से निकल के चार्ली के मुंह में जाता है। यानी कि दोस्तों चार्ली अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, जहां नस्मरानियन अब चार्ली के अंदर है। और जब भी डीमन एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफर होता है तो थोड़ा सा कूलिंग पीरियड होता है जहां वो इनएक्टिव रहेगा। इसी कूलिंग पीरियड में होस्ट को सील किया जाता है। उसके स्किन पे पार्चमेंट्स में वो इंस्क्रिप्शंस डाले जाते हैं और इन्हीं स्क्रिप्चर्स के कारण या इंस्क्रिप्शंस के कारण नस्मरानियन कंट्रोल में रहता है। चार्ली के साथ भी अब वैसा ही होना था और दोस्तों हम क्लियरली देखते हैं कि नस्मरानियन जब केटी के शरीर से निकल गया है तो केटी अब नॉर्मल बिहेव करते हुए अपनी माँ को पुकार रही थी। सीन कट होने से पहले हम केटी और चार्ली को जमीन पे पड़ा देखते हैं, जहां दोनों हैंड्स होल्ड किए हुए थे। इनफैक्ट मॉड और सेबास्टियन भी अब नॉर्मल थे। अब अगले सीन में चार्ली एक ताबूत जैसे स्ट्रक्चर के अंदर बंद था, यानी उसे बाइंड किया गया था और हम रिकवर्ड केटी को देखते हैं जो कि मॉर्स कोड में आई लव यू टैप करती है। अंदर से चार्ली भी आई लव यू ऑल टैप करता है। समय के साथ केटी फुली रिकवर कर जाती है। इनफैक्ट मॉड और सेबास्टियन भी एकदम ठीक हो चुके थे। लेकिन दोस्तों चार्ली के अंदर तो नस्मरानियन है और वो कैद होगा। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां लरिसा डालिया को कॉल करके कहती है कि वो चार्ली के बारे में बात करना चाहती है। देन आता है कहानी में ट्विस्ट, जहां हमें एक जेल का सीन दिखाया जाता है और इस जेल में मजिशियन होती है। जी हाँ दोस्तों, मजिशियन जिंदा है, यानी कि डालिया के गोली से वो बच गई थी और फिलहाल वो जेल में कैद है। मजिशियन के बैक पे हम उस गोली का वुंड भी देखते हैं और यहाँ मजिशियन के जेल वाले सेल में एक नर्स आती है। एज इट टर्न्स आउट ये नर्स बन के लरिसा आई थी, जहाँ वो मजिशियन को सेडेटिव देती है। देन डालिया एक व्हील चेयर पे चार्ली को लेकर आती है और फिर डालिया कहती है कि तुम्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है। डालिया चैंटिंग्स शुरू करती है और हम ये समझ पाते हैं कि ये लोग डीमन को चार्ल्स से मजिशियन के अंदर ट्रांसफर करने वाले हैं। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द मम्मी फिल्म की कहानी और इस फिल्म की कहानी काफी हद तक क्लियर ही है। स्टिल अब मैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ थियरीज पे बातें करना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल जो हर व्यूअर के दिमाग में आता है एंड दैट इज कि क्या वाकई नस्मरानियन नाम का कोई डीमन एंशिएंट इजिप्शियन माइथोलॉजी में एग्जिस्ट करता है? दोस्तों मैंने इस पर रिसर्च किया है और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि नस्मरानियन पूर्ण रूप से एक फिक्शनल डीमन है जिसे ली क्रॉनिन ने इस मूवी के लिए गढ़ा है। असली एंशिएंट इजिप्शियन माइथोलॉजी में ऐसा कोई डीमन नहीं मिलता। हाँ, इजिप्शियन डिमोनोलॉजी बहुत रिच है। स्वानसी यूनिवर्सिटी के एंशिएंट इजिप्शियन डिमोनोलॉजी प्रोजेक्ट के हिसाब से ओवर 4000 डीमंस रिकॉर्डेड हैं, लेकिन नस्मरानियन उनमें से एक नहीं है। ये नाम आपको ना किसी पैपिरस में मिलेगा, ना बुक ऑफ द डेड में और ना ही ग्रीक मैजिकल पैपरी में।
इट्स क्लियर कि नस्मरानियन एग्जॉर्सिस्ट की तरह एक मेड अप डीमन है जो इजिप्शियन बैंडेजेस पहने हुए है। तो हाँ, ये क्रोनिन की अपनी क्रिएशन है जिसे उन्होंने ऑथेंटिक साउंड देने के लिए मिडिल ईस्टर्न लिंग्विस्टिक फ्लेवर के साथ बनाया है। अब बात करते हैं रिचुअल की। ये रिचुअल क्यों किया जाता है और क्यों बच्चे चुने जाते हैं। फिल्म के लोर के हिसाब से नस्मरानियन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसे बस बाइंड ही किया जा सकता है। इसीलिए एक लिविंग होस्ट चाहिए होता है जिसके अंदर डीमन कैद रहे। अब जब होस्ट खत्म होने लगता है, बूढ़ा हो जाता है, उसका बॉडी डीके होने लगता है, तो जो प्रोटेक्शन स्पेल है जो एक्चुअली होस्ट के स्किन में ही बेक्ड होती है थ्रू दोज इंस्क्राइब्ड बैंडेजेस, वो कमजोर होने लगती है। इसलिए मैजिशियन का कल्ट बच्चों को चूज करता है क्योंकि एक बच्चे का शरीर लंबा चलेगा, जिससे रिचुअल को दोबारा करने की जरूरत ऑलमोस्ट 50-60 साल तक तो नहीं पड़ेगी। एक बूढ़े इंसान को होस्ट बनाने का मतलब होगा कि डीमन हर 5-10 साल में स्केप करने के करीब पहुंच जाएगा। तो हाँ, ये एक बिल्कुल प्रैक्टिकल कल्ट लॉजिक है। मैक्सिमम कंटेनमेंट फॉर मिनिमम रिचुअल फ्रीक्वेंसी। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिचुअल में लिविंग होस्ट को ममीफाई नहीं किया जाता, बल्कि जिंदा ही बैंडेजेस में लपेटा जाता है जिन पे इंस्क्रिप्शंस लिखी होती हैं। ये बैंडेजेस ही असली जेल है डीमन का। सैक्रोफेगस सिर्फ एक कंटेनर है, असली केज तो वो इंस्क्राइब्ड स्किन रैपिंग्स हैं। इसलिए जब केटी अपने पैर से वो स्किन स्ट्राइप्स पील करती है तो वो एक्चुअली अपनी ही जेल के बार्स को तोड़ रही होती है। ये सिंबलिज्म काफी क्लेवर है दोस्तों। नाउ फिल्म में मेंशन किया गया है कि 2000 BC के आसपास नस्मरानियन के अटैक्स एकदम गायब हो गए थे। अब इस टाइमलाइन पे गौर करें तो 2000 BC लगभग मिडिल किंगडम के शुरुआत के टाइम है एंशिएंट इजिप्ट में। और इंटरेस्टिंगली असली इजिप्शियन हिस्ट्री में भी मिडिल किंगडम यानी 2030 से 1640 BC के दौरान ही डीमोनोलॉजी के बारे में आर्ट और टेक्स्ट्स ज्यादा एक्सप्लिसिट होने लगे थे। जैसे प्रोटेक्शन स्पेल्स, एम्यूलेट्स और बाइंडिंग रिचुअल्स इस टाइम में ही डेवलप हुए। तो क्रॉनिन ने अपनी मेड अप माइथोलॉजी को एक्चुअली एक रियल हिस्टोरिकल पीरियड के साथ अलाइन किया है। एंड मेरे हिसाब से ये काफी क्लेवर वर्ल्ड बिल्डिंग है। ये भी सजेस्ट करता है कि शायद मैजिशियन का कल्ट थाउजेंड्स ऑफ सालों से जनरेशनल रूप से रिचुअल को कैरी कर रहा है और शायद हर 50 से 70 साल के बाद एक न्यू होस्ट चुना जाता होगा। लाइला और उसके भाई अगले जनरेशन के कस्टोडियन थे जो अब तक रेडी नहीं हुए थे। नाउ ली क्रॉनिन खुद एक इंटरव्यू में कहे हैं कि इस फिल्म की कई आइडियाज उनकी अपनी माँ की मौत से आई जो इविल डेड राइज के लास्ट डे ऑफ फिल्मिंग वाले दिन ही गुजर गई थी। क्रॉनिन का कहना है कि द ममी इनिशियली उन्हें इंटरेस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन इस फिल्म पे काम करने से उन्हें अपनी माँ के जाने का ग्रीफ प्रोसेस करने में मदद मिली। तो दोस्तों अब सोच के देखो, एक फिल्म जिसका कोर कॉन्सेप्ट है तुम्हारी प्यारी चीज वापस आती है, लेकिन अब वो नहीं रही जो पहले थी। ये तो लिटरल ग्रीफ का ही मेटाफर है। केटी का रिटर्न फ्रॉम द सार्कोफेगस, पेरेंट्स का ये रियलाइज करना कि जो बेटी वापस आई है वो अब डिफरेंट है, और फिर उसमें अपनी खोई हुई बच्ची को ढूंढना, ये सब एक्चुअली ग्रीविंग प्रोसेस के स्टेजेस हैं। डिनायल, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। फिल्म कहती है कि समटाइम्स जो खो जाते हैं वो पूरी तरह वापस नहीं आते, और जब आते हैं तो एक अलग फॉर्म में आते हैं जो आपको तोड़ के रख देती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ली क्रॉनिन ने खुद कोलाइडर को दिए इंटरव्यू में कंफर्म किया है कि द ममी और इविल डेड राइज सेम शेयर्ड यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब नेस्मरानियन और डेडाइट जो इविल डेड में नाटुराम डिमोंटे से अनलीज्ड होते हैं, ये सब एक ही डिमोनिक रियलिटी का हिस्सा है। इसका प्रूफ है एक हिडन ईस्टर एग जो फिल्म में छिपा है। एंड देन लिली सलिवन का कैमियो जिन्होंने इविल डेड राइज में बेथ का रोल प्ले किया था। इस फिल्म में वो मॉड की टीचर बनी है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ईस्टर एग, तो फिल्म में जो आर्कियोलॉजी प्रोफेसर बिक्सलर हैं जिसे मार्क मिचिसन ने प्ले किया है, उनका सरनेम ही असली कनेक्शन है। किससे कनेक्शन? ऑफ कोर्स इविल डेड राइज यूनिवर्स से। ली क्रॉनिन ने खुद कंफर्म किया है कि अगर आप ध्यान से इस प्रोफेसर का नाम देखेंगे तो वो इविल डेड राइज के कुछ की कैरेक्टर्स के डिस्टेंट रिलेटिव निकल सकते हैं। क्रॉनिन ने बोला कि देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ बिट ऑफ क्रॉसओवर, मतलब वो खुद अपना एक शेयर्ड क्रॉनिन यूनिवर्स बना रहे हैं जहां इविल डेड के डेडाइट्स और नेस्मरानियन जैसे एंशिएंट इजिप्शियन डीमंस एक ही रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। एक और बोनस ईस्टर एग है केटी के पिंक बेडरूम में लगा हुआ बेब 1995 मूवी का पोस्टर, जो क्रॉनिन ने इसलिए डाला क्योंकि वो बेडरूम जनरेशंस से हैंड मी डाउन होगा, शायद लरिसा के टीनेज डेज से। तो अगली बार जब आप ये फिल्म देखें तो प्रोफेसर के नाम पे स्पेशल ध्यान दीजिएगा। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ली क्रॉनिन वाकई में अपना एक क्रॉनिन वर्स बना रहे हैं जहां आगे आने वाली मूवीज में शायद हम और भी मॉन्स्टर्स को देखें और कहीं जाके सारे इंटरकनेक्ट भी होंगे। नाउ फिल्म के एंडिंग में जब डालिया और लरिसा मैजिशियन के अंदर नेस्मरानियन ट्रांसफर करती हैं तो ये सीन थीमेटिकली बहुत डीप है। देखा जाए तो मैजिशियन भी एक डिस्ट्रॉयर ऑफ फैमिली ही है। वो केटी को अपनी माँ से अलग कर दी, अपनी बेटी लाइला की जीभ काट दी, अपने ही बेटे उसके एक प्लेन क्रैश में खत्म हो गए। तो नेस्मरानियन का मैजिशियन के शरीर में जाना एक्चुअली डीमन फाइंडिंग इट्स राइटफुल रेस्टिंग प्लेस है। जो इंसान ऑलरेडी अपने परिवार का दुश्मन है, उसी के अंदर डिस्ट्रॉयर ऑफ फैमिली डीमन का रहना, ये काइंड ऑफ पोएटिक जस्टिस था। प्लस एक डार्क थियरी ये भी है कि मैजिशियन के हाथ पे जो टैटूज हैं वो क्लासिक 1999 मम्मी मूवी के होम डाई रिचुअल मार्किंग से रिजेंबल करते हैं। तो ये पॉसिबली यूनिवर्सल मॉन्स्टर यूनिवर्स को
एक छोटा सा ट्रिब्यूट था। अब क्रॉनिन ने खुद एडमिट किया है कि ये फिल्म पोल्टरजाइस्ट 1982 वाली, देन 7 1995 वाली, इन दोनों फिल्म से हेविली इंस्पायर्ड है। पोल्टरजाइस्ट से डोमेस्टिक वार्मथ ऑफ फैमिली अंडर सुपरनैचुरल अटैक का एंगल आया, वहीं 7 से डार्क इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर वाला वाइब। लेकिन कई लोग मानते हैं कि यहाँ कई और भी इन्फ्लुएंसेस हैं, जैसे द एग्जॉर्सिस्ट मूवी से, हेरिडेटरी से, बाबाडूक से, इवन फ्रॉम पेट सेमेट्री। इनफैक्ट कई लोगों ने बेन व्हीटली की किल लिस्ट में मास्क तक स्पॉट किए हैं मजिशियन के कल्ट मेंबर्स के फेस पे। दोस्तों ये फिल्म हॉरर का एक ग्रेटेस्ट हिट्स कलेक्शन है, जिसे क्रॉनिन ने इविल डेड की ब्रूटैलिटी के साथ ब्लेंड किया है। ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही अच्छी थी और आप इसे थिएटर में जरूर चेक कीजिएगा। ऑल्सो अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।